दोस्तों नमस्कार। यह युद्ध है, यह शीत युद्ध नहीं है, यह वार है, कोल्ड वार नहीं है। कोल्ड वार की परिस्थितियों के बीच में यूक्रेन को अगर खड़ा कीजिएगा तो यह 2-3 बरस पहले की घटना हो सकती है, जब एक तरफ रूस, दूसरी तरफ नाटो देश और बीच में यूक्रेन शायद लगातार चाहता रहा 2014 के बाद से, जब वहां के राष्ट्रपति बदले गए जो मास्को के करीब हुआ करते थे। उसके बाद से ही वो नाटो देश या कहें पश्चिमी परस्त होने की दिशा में बढ़ा और इसे पुतिन बर्दाश्त कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आज हमने जिक्र कोल्ड वार का किया है तो शुरुआत कोल्ड वार से ही करनी होगी, क्योंकि दुनिया ने 4 दशकों तक कोल्ड वार देखा है, शीत युद्ध। उसमें एक पोल अमेरिका और दूसरा पोल रशिया। और कोल्ड वार का अंत तभी हुआ जब रशिया कमजोर हो गया, और रशिया कमजोर तभी हुआ जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया। जिस वक्त सोवियत संघ मौजूद था उस वक्त पुतिन की मौजूदगी केजीबी में जासूसी करने वाले के तौर पर थी, लेकिन आज की तारीख में वह रूस के सर्वोसर्वा हैं और वो चाहते रहे हैं कि लगातार रशिया की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इसी रूप में उभरे जब उसकी ताकतवर पहचान यूएसएसआर के तौर पर थी। तो नाटो देशों की मौजूदगी सीमा पर किसी भी रूप में वह बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उस वक्त जब रशिया टूटा था उस वक्त नाटो देश यानी अमेरिका की पहलकदमी रही थी। और आज की तारीख में यूक्रेन का मतलब है दरवाजे पर अगर नाटो देशों की सैनिकों की मौजूदगी हो जाएगी तो फिर शायद रशिया इसे बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। रूस शायद इसीलिए पुतिन ने जो वक्त चुना हमले का, वो शायद मौजूदा वक्त में अमेरिका के खिलाफ जाता है। अमेरिका मौजूदा वक्त में शायद दुनिया के मानचित्र पर दुनिया के देशों के सामने उतना ताकतवर नहीं है। व्यापारिक तौर पर, बिजनेस के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर चीन ने उसे तोड़ा है, उससे आगे चीन निकला है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से जिस तरीके से नाटो फौज को वापस जाना पड़ा और उनकी हथेली खाली रही, इराक में भी कुछ मिला नहीं। शायद यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें पुतिन लगातार यह सोचते रहे कि ऐसे वक्त का इंतजार करना चाहिए जहां पर इस मैसेज को दुनिया के सामने दिया जाए कि किस तरीके से रशिया की मौजूदगी दुनिया के मानचित्र पर सबसे ताकतवर देश के तौर पर सामरिक दृष्टि से है। और शायद इसी वजह से अब अलग अलग कयास लगाए जा सकते हैं कि ये हथियारों की होड़ में जाएगा, क्या हथियारों का बिजनेस इस दौर में फलेगा फूलेगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी, क्या पूरे यूरोप में जो माल रशिया से होकर जाता है वह भी कहीं रुक जाएगा, तो उसके बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत से हालांकि 5000 किलोमीटर दूर यह युद्ध चल रहा है, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि युद्ध का मतलब दुनिया में सामरिक और शायद दुनिया के बिजनेस पर कितना बड़ा असर पड़ता है। कोई लाभ उठाने की सोचेगा और कोई नुकसान की भरपाई कैसे करेगा और अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालेगा, यह भी सवाल है। हमें लगता है कि आज चंद पन्नों को पलटते हुए पहले भारत का जिक्र करने की जरूरत है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर की परिस्थितियों को समझ लीजिए। इस वक्त यूक्रेन की जनसंख्या जो है वो सिर्फ 4.5 करोड़ है, और जो हमारे पीछे ये मानचित्र है इससे आप समझ पाएंगे कि रशिया ने बेलारूस और क्रीमिया दोनों तरफ से हमले यूक्रेन पर किए हैं। यूक्रेन पर जो हमले हुए हैं उसमें इस बात का जिक्र नाटो की तरफ से आया और कहा गया कि कल हम G7 की बैठक बुलाएंगे। इन बैठकों से क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आपके जहन में एक दौर में जॉर्जिया भी आना चाहिए, दूसरे दौर में क्रीमिया भी आना चाहिए। भारत ने उस समय खामोशी बरती थी और यह भारत के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत बेहतरीन चीज रही। मौजूदा वक्त में भी भारत किसी पक्ष में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत युद्ध के पक्ष में कतई नहीं जाता और मौजूदा वक्त में युद्ध हो रहा है। अमेरिका अपनी दादागिरी अपने नाटो देशों को कहीं सहलाने संभलाने की स्थिति में, और G7 में भी वही देश हैं जो नाटो में हैं। जरा इसको इस रूप में पहले समझ लीजिए कि नाटो देशों की फहरिस्त के भीतर में जो 30 देश हैं और 4 देश और जो लगातार आना चाह रहे थे, उसमें एक यूक्रेन भी था, उसमें जॉर्जिया भी था। जॉर्जिया को लेकर 2014 में किस तरीके से रशिया ने हमला किया था यह भी हर किसी के जहन में होना चाहिए।
हर्जोगोविनिया भी था और बोस्निया भी है, जो कि नाटो देशों की दिशा में, और रशिया इसको चाहता नहीं है। रूस इसको बिल्कुल नहीं पसंद करता है, क्योंकि जो नाटो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रोमानिया है, पोलैंड है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, कनाडा है। 91 में एक समझौता हुआ था, जिस समय शीत युद्ध एक लिहाज से कहीं खत्म हुआ या एक लिहाज से कहीं यूएसएसआर का विघटन हो गया, कि अमेरिका पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन नाटो देशों का विस्तार अमेरिका ने लगातार किया, और वो एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, स्लोवानिया लगातार वो उस दिशा में बढ़ता चला गया, और यूक्रेन तक आने की परिस्थिति में शायद रूस इसके लिए तैयार नहीं, और पुतिन तो बिल्कुल तैयार नहीं। तो क्या ये एक ऐसे युद्ध की परिस्थिति है जो दुनिया को डरा रही है? क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि जो हमला हुआ है वह तकरीबन 6 जगहों पर यूक्रेन के भीतर हमला हुआ है। उसमें खार्किव है, उसमें दोनेत्स्क है, उसमें कीव है, उसमें ऑडसा है, उसमें नेप्रो है, उसमें विनित्सा है, उसमें लुहांस्क है। इन जगहों पर हमला किया गया, और यह माना जा रहा है कि बहुत स्ट्रेटजिकली एक साथ रूस इस हमले को अंजाम नहीं देगा, कि ऐसा लगे कि 24 घंटे में चीजें खत्म हो गई या 48 घंटे में खत्म हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि वह जिन क्षेत्रों को स्वतंत्र करना चाहता है उसके बाद वो रुक जाएगा। यह मैसेज शायद एक ऐसी परिस्थिति है जो दुनिया के लिए है कि रशिया या रूस अपने तौर पर अब नाटो देशों को या अमेरिका को भी बतलाना चाहता है। 48 घंटे पहले चीन और रशिया के आपसी मुलाकात भी हुई। संयोग देखिए कि इमरान खान जो पाकिस्तान के हैं, वह भी आज ही उन्होंने यात्रा की है और वह पहुंचे हैं रूस। वह दुनिया को भी सीधे तौर पर मैसेज देना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी यात्रा में आज का ही दिन चुना। भारत ने अपने तौर पर संयम बरता है, भारत देख रहा है, क्योंकि भारत इस बात को जानता समझता है कि उसकी अपनी ताकत शायद ऐसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण समाधान की स्थिति में ले जाने को लेकर ही हो सकती है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में भी भारत ने अपने तौर पर यही कहा कि युद्ध से बचना चाहिए और शांतिपूर्ण कूटनीतिक तरीके से चीजों को संभालने की दिशा में इसमें कई देशों ने कहा। अब यहां पर 5-6 सवाल और हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में सऊदी अरब भी था। सऊदी अरब ने रूस की निंदा नहीं की, क्योंकि उसने कहा राजनयिक तरीके से मामले को सुलझाइए। तुर्की जो नाटो का सदस्य है, लेकिन जब जब अमेरिका से वहां के राष्ट्रपति को गुस्सा आता है, वो रशिया के पास जाते हैं, रूस के पास जाते हैं। ईरान ने अपने तौर पर रूस के साथ उसके बेहतरीन संबंध है, जो अफगानिस्तान के मामले में भी नजर आया। पाकिस्तान तो जिस रूप में हमने जिक्र कर दिया। यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने यूनाइटेड नेशन में रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, इसका खुले तौर पर जिक्र भी किया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को लेकर या दुनिया के बाजार को लेकर सबसे बड़ा संकट क्या, और भारत किन परिस्थितियों में देख रहा है। यहां यह समझना होगा कि भारत की बड़ी तादाद में छात्र जो हैं वह पढ़ने जाते हैं यूक्रेन। वहां पर मेडिकल की पढ़ाई बड़े सस्ते में हो जाती है। रशिया में भी बहुत तादाद में भारतीयों की मौजूदगी है, वो वहां पढ़ने भी जाते हैं और वहां पर नौकरी करने भी जाते हैं। जब हमने इसका परीक्षण किया कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में ऑफिशियली फिलहाल मौजूदगी है वहां पर, तो 2-3 जानकारी निकल कर आई कि भारत से जो 5000 किलोमीटर रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वहां पर रूस में तकरीबन 14,000 भारतीय, इसमें 5,000 स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल और टेक्निकल का वहां पर शिक्षा हासिल करने जाते हैं। 500 के करीब बिजनेसमैन हैं। वो बिजनेसमैन चाय का बिजनेस करते हैं, कॉफ़ी का करते हैं, चावल का करते हैं, मसालों का करते हैं। यूक्रेन में तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है और ख़ास तौर से उसी की पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन सवाल है कि कुछ फंसे हुए हैं, कुछ को लाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस दौर में हवाई मार्ग बंद कर दिया गया है, तो कॉमर्शियल विमानें रोक दी गई है और यह पूरा डाइवर्ट किया गया युद्ध की परिस्थितियों को देखकर। लेकिन ध्यान दीजिए, पुतिन ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, वहां के 2 प्रांतों को स्वतंत्र कराया और फिर वापस लौट आए। ये मैसेज उनका अपने तौर पर नाटो देशों को देना है, अमेरिका को देना है और अमेरिका के साथ खड़े देशों को देना है, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें जर्मनी भी है, जिसमें इटली भी है, जिसमें ग्रीस भी है, जिसमें हंगरी भी है, जिसमें पोलैंड भी है। तमाम ऐसे देश हैं। और जो आप G7 का जिक्र, जिसकी कल बैठक होने वाली है, उसमें भी अमेरिका है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ये सारे देश हैं। लेकिन अगला सवाल भारत को लेकर, और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रशिया में ही होता है तेल का,
और भारत का 86% तेल बाहर से मंगाया जाता है। प्राकृतिक गैस भी 6% मंगाई जाती है, लेकिन उस 6% का 56% जो हिस्सा है वो रशिया से ही आता है। सवाल यह है कि अभी की तारीख में जो जानकारी मिल रही है, शेयर बाजार क्रैश किया, जानकारी मिल रही है कि तेल की कीमत 100 बैरल के पार कर गई। और ध्यान दीजिए तो भारत में बीते 1.5-2 महीनों से तेल की कीमत बढ़ी भी नहीं है, क्योंकि भारत अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स से जूझ रहा है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं। पता है कि तेल का बढ़ने का मतलब सीधे सीधे हर प्रोडक्ट पर महंगाई हो जाना, क्योंकि जो आवाजाही होती है ट्रकों के जरिए, रेलगाड़ी के जरिए, तमाम चीजों के जरिए लोग जो सफर करते हैं वो महंगा हो जाएगा। तो तेल की कीमत जिस समय 1.5 महीने पहले, चुनाव से पहले चले जाइए, तो उस समय $78 बैरल थी और आज की तारीख में ये 100 बैरल पार कर गई। क्या असर पड़ेगा? क्योंकि 1 बैरल बढ़ने पर भारत की अपनी इकोनॉमी पर लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। तो यह कीमत बढ़ने में जाहिर है भारत की इकोनॉमी डावाडोल होगी, तो सरकार भी कहां से लाएगी पैसा? वो जनता से ही वसूलेगी, और यह सारी परिस्थिति भारत को प्रभावित करेगी। लेकिन दूसरी परिस्थिति है, क्या इन दोनों देशों के साथ भारत का बहुत बड़ा बिजनेस है? जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके भीतर क्या सवाल होंगे? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं, ये एक नए रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे हैं, या शीत युद्ध की परिस्थिति में वाकई एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ बाइडेन है, अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े हैं, या फिर चाइना अपने तौर पर एक तीसरे पोल के तौर पर मौजूद है, जो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस बनाता है। वो आज रूस के साथ है तो अमेरिका समझ पा रहा है कि मुश्किल है, कल वो झुकेगा बिजनेस को लेकर अमेरिका की तरफ तो फिर रूस वहां पर अलग थलग पड़ जाएगा। क्या इस स्थिति में चाइना ने खुद को खड़ा कर लिया? यह भी एक सवाल है। लेकिन दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के मद्देनजर यह समझिए कि जो भारत के पास तेल आता है, जो 86% आयात करता है, उसमें सऊदी अरब और रशिया सबसे ज्यादा भारत को तेल देते हैं। रशिया, रूस भी देता है, अमेरिका और सऊदी अरब से सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद इराक, ईरान, ओमान, कुवैत और रूस से आता है। तेल उत्पादन जो है वह बड़ी तादाद में रूस में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, सऊदी अरब में भी होता है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में प्राकृतिक गैस और दोनों को जोड़िएगा तो असर रसोई तक भी पहुंचेगा, जिसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो है उसमें भारत की हालांकि 6% की ही भागीदारी है जो मंगाता है, लेकिन इसका 56% अगर वो आयात करता है, बाहर से लेकर आता है, तो उसमें पहले नंबर पर कतर है, दूसरे नंबर पर रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे से भी आता है। ये पीएनजी और सीएनजी जो होता है यही प्राकृतिक गैस होता है। इसमें कारखाने, बिजली घर, सीएनजी वाहन, रसोई गैस, इन सब की उपयोगिता लाई जाती है। तो इंटरनली भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? छात्रों पर पड़ा प्रभाव, बिजनेस पर पड़ा। जो बिजनेस का मसला है उसको इस रूप में समझिए कि रूस से जो भारत माल आता है वो ज्यादातर खनिज ईंधन का माल आता है, और ये तकरीबन $3,773 मिलियन का है। $3,773 मिलियन का खनिज ईंधन भारत रूस से आता है। उसके अलावे तकरीबन $1,000 मिलियन जो मोती आते हैं, कीमती पत्थर जो होते हैं और कीमती धातु होते हैं, वह भी ज़्यादातर रशिया से आता है। भारत जो रूस को देता है उसमें इलेक्ट्रिक मशीन्स देता है, यह तकरीबन $406 मिलियन का है। दवा उत्पाद जो भारत करता है वह भी रूस जाता है, लगभग $386 मिलियन का। इस बिजनेस को रुकने नहीं देना है, वहां से जो बिजनेस हो रहा है वो कंटिन्यू रखना है। भारत किसी के पक्ष में कैसे खड़ा हो। यूक्रेन के साथ भी, यूक्रेन का जो माल आता है वो खाद्य तेल का सबसे ज्यादा है। यह समझना होगा कि सूरजमुखी के तेल से जो खाद्य तेल निकलता है वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहीं पर होता है, और भारत के भीतर में लगभग $1,371 मिलियन जो खाद्य तेल है वो यूक्रेन से आता है। फर्टिलाइजर भी आता है, फर्टिलाइजर भी तकरीबन $250-300 मिलियन का वहीं से आता है, और भारत भी दवा यूक्रेन को देता है लगभग $109 मिलियन का। प्लास्टिक के सामान भी देता है 20-25 मिलियन का। ये सारी चीजें हैं, लेकिन असर जो पड़ने वाला है, क्योंकि ब्लैक सी जो हम इस मानचित्र में देख पा रहे थे, ये जो सटा हुआ इलाका है ब्लैक, ये ब्लैक सी का इलाका है। यानी दुनिया में जो आवाजाही होती है वो आवाजाही बिजनेस टर्म में जो पानी के जहाज से होती है वो कॉस्टली हो जाएगा, जो शिप इंश्योरेंस है वो बढ़ जाएगी। तो आयात निर्यात के सामान की कीमतें भी इस दौर में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इन सब से हटकर जो सबसे बड़ा सवाल है, मौजूदा वक्त में डॉलर की कीमत बढ़ गई है। जो दुनिया की करेंसी में डॉलर, जो अमेरिकन डॉलर है उसकी कीमत बढ़ गई है। उसके बाद जापान की करेंसी की कीमत भी बढ़ गई है। यह भी बहुत साफ तौर पर जो जानकारी निकल कर आ रही है।
और जो 3-4 मुद्दे अलग अलग तरीके से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें 2 सवाल सबसे बड़े हो चले हैं। क्या यह एक युद्ध, क्या वाकई महायुद्ध की दिशा में जाएगा? अगर वाकई, क्या वह 30 देश जो नाटो देश हैं वो सब अमेरिका के कहने पर इस युद्ध में कूद जाएंगे? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि दुनिया के बाजार में युद्ध का मतलब हथियारों की खपत होती है, तो हथियारों की जरूरत दुनिया के उन तमाम देशों को पड़ेगी जो अपने आप को युद्ध में खपा दें क्या? लेकिन सबको पता है कि परमाणु वार हेड्स जो हैं वो अमेरिका की तुलना में रशिया के पास कहीं ज्यादा है, तो यूक्रेन की क्या बिसात? लेकिन यूक्रेन के पीछे नाटो खड़ा है और नाटो का मतलब अमेरिका है और दुनिया के वो डेवलप स्टेट और G7 सभी की मौजूदगी है। तो यह एक, वह चाहेंगे कि स्ट्रेटजिकली यह मैसेज जाए, क्योंकि हर किसी को पता है 21वीं सदी एशिया की सदी है। एशिया की पॉपुलेशन, एशिया में एनर्जी पावर का होना, एशिया के भीतर की सामरिक ताकत, एशिया के भीतर मार्केट इकोनॉमी, ये सारी परिस्थितियों में अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि एशिया उससे दूर हो जाए। इसीलिए वो जब पूर्व की तरफ बढ़ा लगातार, तो उसके जहन में यही सवाल है। भारत को अपने तौर पर चीजों को तय करना होगा, वो तय कर भी रहा है, मीटिंगों का दौर चल भी रहा है, बहुत बारीकी नजर रखी भी जा रही है, ये सारी बातों का जिक्र किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो बिजनेस के साथ साथ सामरिक परिस्थितियां भी युद्ध के स्तर पे निपट कर आई है, उसमें दुनिया की नजर इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण अब हो गई है क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, अमेरिका इराक से निकला, ईरान को लेकर 2-2 हाथ करने की परिस्थिति में अमेरिका आया, रूस ने अपने तौर पर साथ दिया, यानी अरब कंट्रीज का जो पूरा खेमा है जरा उसको देखिए और भारत के इर्द गिर्द की परिस्थितियों को देखिए, तो यहां पर बिजनेस मॉडल लिए हुए चाइना घुसा है। सामरिक तौर पर यूरोप की दिशा में धीरे धीरे रूस बढ़ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यूरोप से आगे निकलते हुए पूर्व की दिशा में अमेरिका या नाटो देश हथियारों के साथ उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए। और पुतिन ने बहुत ही शालीनता के साथ दुनिया को यह मैसेज बार बार दिया, अगर आप हमारे दरवाजे पर आएंगे तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यह मैसेज जो था, ध्यान दीजिए, लगातार ये जॉर्जिया में जब युद्ध हुआ था, जॉर्जिया भी नाटो देशों के करीब पहुंचा था और जॉर्जिया का जो कुछ इलाका था, जो खासतौर से अलगाववादी इलाका जो था, उन इलाकों में अपने तौर पर रूस कतई नहीं चाहता था कि वहां पर नाटो की मौजूदगी भी हो। ये पश्चिमी समर्थक जॉर्जियाई राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे, तो रूस को यह लगा कि जो उसके संरक्षण वाला, जो खासतौर से दक्षिण ऑस्टेनिया का इलाका है, जो अलगाववादी जॉर्जिया क्षेत्र पर कब्जा करने का जिक्र था, तो उन्होंने हमला कर दिया। यह 2008 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। 2014 में आइएगा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच जो थे, उनको पद से हटाया गया क्योंकि वह मॉस्को के करीब थे। स्ट्रेटजिकली चीजें देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर साइकोलॉजिकल वार भी चल रहा है। कोल्ड वार से आगे की परिस्थिति वारहेड के लिहाज से बिजनेस और सामरिक दृष्टि, दोनों दृष्टि को अपना चुकी है और यह शायद दुनिया के उन परिस्थितियों को जिंदा रखना चाहती है, शायद जिस परिस्थिति से दुनिया बार बार बचना चाहती थी। लेकिन कुछ देशों के सामने अब यह संकट है कि इकोनॉमी को भी संभालना है, अपनी ताकत को भी बढ़ाना है और बिजनेस के व्यापार के लिए आपको समुद्री मार्ग पर कब्जा भी करना है। तो चीन ने अपनी जो वन बेल्ट वन रोड की परिस्थिति बनाई, वह समुद्री मार्ग को ही अपने दायरे में लिया और उस दायरे में भारत, अगर ध्यान दीजिए तो चाइना को लेकर चारों तरफ से घिरता हुआ भी नजर आता है और वो चाइना की करीबी आज रशिया से है। रशिया से भारत के संबंध कोई आज से बेहतर नहीं रहे हैं। इंदिरा गांधी सबसे नजदीक थी, नेहरू के कालखंड को भी देखिएगा तो उस समय भी, और खास तौर से अमेरिका जब बांग्लादेश दुनिया के मानचित्र पर उभर कर आया तो उस समय तो 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया था कि भारत कार्रवाई नहीं करे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की थी उस वक्त। उस समय रूस के नजदीक थी वह। अगर स्ट्रेटजिकली भारत की परिस्थिति को देखिए तो भारत चीन और रशिया से दुश्मनी नहीं कर सकता है, लेकिन चीन के साथ जो उसकी ठनी हुई और खासतौर से सीमा पर जो मौजूदगी है, भारत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और अमेरिका की अपनी परिस्थिति यह है कि वहां पर अमेरिका ने खासतौर से जो अफगानिस्तान से फोर्सेस हटाई है, तो दुनिया भर में मैसेज अमेरिका की जो दादागिरी थी वो कम होकर निकली है। तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने इस वक्त 3 सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल जो एनर्जी का सवाल है, जो तेल का सवाल है, उस पर असर पड़ने वाला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो रूस की जो पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है उसको एक लिहाज से
पाबंदी के बाद रोक दिया गया है, जो नाटो देशों ने वहां पर प्रतिबंध लगाया है। उसका असर दुनिया के बाजार पे पड़ने वाला है। दूसरी परिस्थिति है कि यह जो युद्ध एक साथ एक बार बहुत बड़े पैमाने पर अगर नहीं हो रहा है, जो स्ट्रेटजी तमाम विशेषज्ञ बता रहे हैं और मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह लंबा खिंचेगा। लंबा खिंचने का मतलब है वो तमाम देश जो अपने तौर पर विकासशील हैं या विकसित हैं, उनको इस दौर में अपनी इकोनॉमी को कोरोना काल के बाद संभालने की परिस्थितियों से लगातार जूझना पड़ रहा है। भारत के सामने भी अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने की एक समझ और एक मुश्किल हालात दोनों एक साथ डेवलप हुए हैं, जो दुनिया के इस वातावरण में नए असर के साथ आपको नए तरीके से प्रभावित होना होगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है वो सामरिक परिस्थिति है। क्या वाकई अमेरिका और नाटो देश इस दिशा में बढ़ सकते हैं कि 30 देश एक साथ मिलकर रशिया पर हमला कर दें? और क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर रूस चाइना से दबाव डाले और चाइना अपने तौर पर रूस के साथ खड़ा हो जाए और एक वाकई महायुद्ध की परिस्थिति दुनिया के सामने निकल कर आ जाएगी? यह कहना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, बड़ा असंभव सा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कोल्ड वार दुनिया ने 4 दशकों तक देखा, उन 4 दशकों के बाद पहली बार एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें रूस एक बड़े पोल की तरह नजर आ रहा है, जो चैलेंज कर रहा है अमेरिका को और नाटो कंट्रीज को कि आप हमारे दरवाजे पर अपनी सेना और सामरिक परिस्थितियों की मौजूदगी मत कीजिए, यह हमें बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए हम चिताते आए हैं। तो पुतिन की अपनी स्ट्रेटजी जो रूस को लेकर रही है, यह बहुत खुले तौर पर रही है। वो स्ट्रेटजिकली अपने देश को लेकर जिस लिहाज से लगातार डेवलप करते चले गए हैं, उन्होंने अपनी कमजोरियों को छुपाया है और दुनिया के मानचित्र पर अपनी ताकत को दोबारा उस दिशा में ले जाने का लगातार प्रयास किया है जो एक वक्त में यूएसएसआर हुआ करता था। हम इस मुद्दे पर कल फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।